हो गया। देखो टॉपिक क्या हो गया, दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाला बल। ठीक है, तो दो धारावाही चालक का मतलब तार, ऐसे तार जिनमें धारा बह रही है। तो एक तार हमने ले लिया और मान लीजिए इसमें I1 धारा बह रही है, इस तार का नाम रख देते हैं 1। ओके, एक दूसरा तार हमने ये ले लिया है जिसमें धारा बह रही है I2, इसका नाम रख दिया 2, है ना, और इन दोनों को रख दिया है D। तो जो तुमने पहले देखा है वो ही हमें लिखना है। ठीक है, तो माना अनंत लंबाई के दो सीधे धारावाही तार एक दूसरे से d दूरी पर रखे। ठीक है भाई, या स्थित है कैसे समझिए। ठीक है, तार 1 तथा 2 में प्रवाहित धारा क्रम से I1 व I2 है। तो तार 1 व 2 में प्रवाहित धारा क्रम से I1 व I2। कितनी बात समझना है क्या? अब हमें क्या याद करना है, इनकी प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। क्लियर? तो होगा क्या, ये एक धारावाही तार है और तुम जानते हो जब किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके कारण बनता है चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर? तो इस तार के कारण d दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र देखते हैं। तो तुम जानते हो अनंत लंबाई के चालक तार के कारण बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। क्लियर? अनंत लंबाई के चालक तार के कारण, तो ये अनंत लंबाई का चालक तार है ना, तो इससे d दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट, बस धारा इसमें I1 बह रही है और 2 पाई कांस्टेंट होता है और d वो दूरी हमने भी d ले रखी है। और अगर हम इसकी दिशा की बात करें तो दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, दिशा तार को अपने हाथ में पकड़िए और जिधर तुम चुंबकीय क्षेत्र देखना चाह रहे हो अपनी उंगली को लेकर जाओ। तो मैंने इस तार को पकड़ा, अंगूठे को रखा धारा की दिशा में, हम इधर चुंबकीय देखना चाह रहे हैं तो मेरी उंगली अंदर की ओर जा रही है, यानी कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो क्रॉस बनेगा। कहने का मतलब ये हुआ तार दो एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है जिसका मान ये सही है। तो क्या लिखना चाहिए हमें, अब हमें लिखना चाहिए तार 1 के कारण d दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर हो गई बात? तो वो हो जाएगा ये। ओके, जिसकी दिशा है कागज के तल के लंबवत अंदर की। डन? तो तार 1 के कारण इससे d दूरी पर, इससे d दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना हो गया, V1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d। फॉर्मूला तो ये होता है, लेकिन धारा हो गई I। और इसकी दिशा कैसी है भाई, कागज के तल के लंबवत होने के साथ साथ अंदर की ओर। सही है, लंबवत तो है ही लेकिन साथ में अंदर की ओर। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ ये तार तो चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है ना, और जब कोई तार चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ होता है तो उस पर कितना बल लगता है, I L B sin थीटा। याद है ना, जब कोई तार
चुंबकीय क्षेत्र के भीतर रखा हो धारावाही तार तो उस पर लगने वाला बल होता है IL sin थीटा। तो इस तार पर इतना बल लगना चाहिए, ठीक है। तो B1 के कारण, B1 मतलब जो पहले तार ने चुंबकीय क्षेत्र बनाया है, B1 के कारण तार 2 पर लगने वाला बल, ठीक है, किस पर? 2 पर। बल 2 पर किसकी वजह से? पहले की वजह से। तो फॉर्मूला कितना होता है भाई? फॉर्मूला वो लिखा ILB sin थीटा, ये फॉर्मूला होता है। I होता है उस तार में बहने वाली धारा जिस पर तुम बल देख रहे हो। बल किस पर देख रहे हो? इस पर। तो इसमें बहने वाली धारा I2। L होती है वो लंबाई, तो हमने प्रति एकांक लंबाई ले ली, है ना। अच्छा जी, B कौन सा? जिस चुंबकीय क्षेत्र में वो रखा हुआ है, किस में रखा हुआ है वो? B1 में रखा हुआ है। थीटा होता है L और B के बीच का कोण, है ना। L होता है धारा की दिशा में, तो धारा तो ऊपर जा रही है, तो धारा की दिशा तो ये हो गई, और चुंबकीय क्षेत्र है अंदर, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, ऐसे। तो कितने डिग्री का कोण हो गया ये? 90 डिग्री का कोण हो गया। तो थीटा की जगह आ गया 90 डिग्री। कितनी बात समझ में आ गई? तो भाई दूसरे तार पर लगने वाला जो बल है वो हो गया है I2L, ऊपर से उठा के B1 की वैल्यू रख दी, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D, और साइन 90 की वैल्यू हो गई 1। तो इसे थोड़ा तरीके से लिख दें। तरीके से कैसे लिख दोगे? F21 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D, और L को इधर ले जाओ, यानी कि प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। भाई L को जब मैं भाग, ये तो है बल और ये हो गया लंबाई, तो एक तरीके से क्या हो गया? प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। तो ये क्या है? समीकरण 1 तार 2 की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को दर्शाती है, ठीक है, नोट करो। तो समीकरण 1 क्या दर्शा रही है? समीकरण 1 तार 2 की प्रति एकांक, तार 2 की प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को दर्शाती है। लगने वाले बल को दर्शाती है, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है, ठीक। अब देखते हैं इसी प्रकार जो दूसरा तार, अब देखो क्या होगा, दूसरा तार इधर d दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, फिर ये समझा जाएगा कि ये तार चुंबकीय क्षेत्र में रखा है जो इसने उत्पन्न किया है, और वही बात जब कोई तार चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। जैसे भी किया सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। इक्वेशन फर्स्ट को मैं एक बार रफ नहीं करता हूं, इसको ऐसे लिखा रहने देता हूं। तो देखिए इसी प्रकार, तार 2 के कारण d दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, वही फॉर्मूला, जब कोई अनंत लंबाई का तार होता है तो d दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है? B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d। अब 2 पाई और म्यू नॉट तो कांस्टेंट होते हैं, लेकिन दूसरे तार में धारा I2 बह रही है और दूरी d ही ले रहे हो तुम, तो d हो जाएगा। तो ये हो गया दूसरे तार की वजह से चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब इसकी दिशा की बात कर लेते हैं। अंगूठे को धारा की दिशा में किया और अब किधर देखना चाह रहे हो? इधर। तो जब इधर आओगे, है ना, यूं घूमना पड़ेगा ऐसे, तो उंगलियां बाहर की ओर हो गई। तो ये तार एक ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा है जो बाहर की ओर है, इस टाइप से। तो इसकी
परिमाण तो ये हो गया, और दिशा, दिशा क्या लिखोगे? कागज के तल के लंबवत तो है, के लंबवत, वो भी कैसी? बाहर की ओर। सही बात। अब देखा जाए तो B2 भी एक चुंबक, तार एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, और तार एक क्या है? एक धारावाही चालक है, और जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। तो B2 के कारण तार एक पर लगने वाला बल, तार एक पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा बच्चों? बताओ। फॉर्मूला क्या होता है? F=I L D sin थीटा। बल किस पर लग रहा है? पहले पर। किसकी वजह से? दूसरे की वजह से। तो जिस पर बल लग रहा है उसमें बहने वाली धारा I1, प्रत्येक लंबाई L लेगी, चुंबकीय क्षेत्र B2, और थीटा होता है L और B के बीच का कोण। L धारा की दिशा में हो गया और B बाहर की ओर है, तो इस बार भी 90 डिग्री। तो F21 की वैल्यू क्या आ गई? सॉरी 12 की वैल्यू क्या आ गई? I1 L। अब B2 की वैल्यू रख दो, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई D। क्लियर? implies that F1 2 अपॉन L, इसकी भी प्रत्येकांक लंबाई को लें तो L को कोण में पहुंचा दीजिए, इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो ये क्या है? पहले तार की प्रत्येकांक लंबाई पर लगने वाला बल। तो समीकरण 1 व 2 से क्या स्पष्ट है? समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट ये है कि जितना बल पहला तार दूसरे तार पर लगाता है उतना ही बल दूसरा तार पहले तार पर लगाता है। क्लियर? लेकिन इन दोनों के दिशा अलग अलग है। अब देखो, जैसे मैंने बल की बात करी है ना, बल तो तुम्हें पता चल गया। अब इनकी दिशा की बात करते हैं। तो हमने पढ़ रखा है जब किसी धारावाही चालक पर बल लग रहा हो तो कैसे ज्ञात करते हैं? BIF से। तो अब मैं इस तार पर देखूंगा लगने वाले बल की दिशा। तो हमें क्या करना है? ये B होता है, B को B की दिशा में करो, इस उंगली को B की दिशा में, और B कैसा है? अंदर की ओर। तो अंदर की ओर मतलब ये लो अंदर की ओर कर दिया। I किस ओर है? ऊपर की ओर। तो I को मैंने कर दिया ऊपर की ओर, ये I होता है। तो F किधर बता रहा है? इधर। यानी कि इस तार पर जो लगने वाला बल होगा उसकी दिशा कैसी होगी? ऐसे, इधर। ये हो गई F21 की दिशा। क्लियर? अब हम देखना चाहेंगे इस पर लगने वाला बल। तो इसमें B की दिशा कैसी है? अंदर से बाहर की ओर। ये B की दिशा होती है, तो इसको हमने ऐसे कर दिया अंदर से बाहर की ओर। ठीक है? धारा किस ओर बह रही है? ऊपर की ओर। ये धारा है, इसको कर दिया ऊपर की ओर। तो अंगूठा इधर जा रहा है, यानी कि इस पर लगने वाले बल की दिशा ऐसे है। तो देखो, ये दोनों बल एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, प्रतिकर्षित? आकर्षित कर। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा जब दोनों तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो दोनों तार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है? तो मैं समीकरण 1 व 2 से क्या कह सकता हूं? तो देखो, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या देख रहे हो तुम? F12 इज इक्वल टू F21। और अगर वेक्टर के रूप में लिखना चाहो तो वेक्टर लगा दो, बस यहाँ क्या आ गया? माइनस। यानी कि एक तार पर दूसरे तार के कारण लगने वाला बल परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत होता है, जो कि न्यूटन के तृतीय नियम के अनुरूप है। बात समझ में आई क्या? ठीक? तो इसको नोट करो और इसकी कुछ खास बातें हैं फिर वो बाद में लिखते हैं। तो क्या कह सकते हैं हम? दोनों तारों के द्वारा एक दूसरे पर लगाया गया बल परिमाण में समान, दिशा में विपरीत है। कब? अगर धारा एक ही दिशा में प्रवाहित। ठीक है? तो दोनों तारों के द्वारा
निष्कर्ष देखो, दोनों तारों के द्वारा एक दूसरे पर लगाया गया बल परिमाण में समान होता है। परिमाण में समान होने का मतलब यानी कि आंकिक मान समान होता है, 2 न्यूटन 3 न्यूटन ऐसे, जो कि न्यूटन के तृतीय नियम के अनुरूप है। ये बात हमें याद रखनी है। अब कुछ और बातें देखो, अगर दोनों तारों में धारा की दिशा एक दूसरे की विपरीत होगी तो प्रतिकर्षण होगा, और एक ही दिशा में होगी तो आकर्षण। ठीक है, ये बात में याद रखनी है। तो देखो, यदि दोनों तारों में प्रवाहित धारा एक ही दिशा में है, तब तारों के मध्य कौन सा बल होगा? आकर्षण बल होगा। आकर्षण बल होगा। तथा यदि धारा की दिशा विपरीत है तो कौन सा बल होगा? तारों के मध्य लगने वाला बल प्रतिकर्षण होगा। ठीक है भाई, या प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा, ऐसे लिख दो। ठीक है, बात समझ आई क्या? अब इसका एक छोटा सा डायग्राम तुम इस चीज को समझने के लिए बना सकते हो। कैसे? जरा ध्यान दो। एक तार हमने ये लिया, एक तार हमने ये लिया, दोनों तार ले लिए। ठीक है, इनको हमने ऐसे बैटरी से जोड़ दिया इसको बैटरी से, ऐसे ही इसको बैटरी से जोड़ दिया। तो ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस, तो धारा की दिशा दोनों में प्लस से माइनस की ऐसे होगी कि नहीं? तो अब क्या होगा? इनके मध्य आकर्षण होगा, और ये तार यहाँ ना रह के हल्के से ऐसे, भाई ये जब खींचेंगे इनको तो ये इसकी ओर खींच जाएगा हल्का सा, ये इसकी ओर खींच जाएगा ऐसे। क्लियर? तो डैश डैश चाहे इसे बना लो, ऐसे वो कोई मुद्दा नहीं थे ऐसे, लेकिन ये खींच जाएंगे। कब? जब धारा की दिशा एक ही हो। और दूसरा क्या दिखा सकते हो इसी बात को? फिर तुमने दो तार लिए, ओके, एक में इस तरीके से बैटरी जोड़ दी ऐसे, दूसरे में उल्टे क्रम में बैटरी जोड़ दी, कुछ ऐसे, माइनस प्लस, प्लस माइनस, तो इसमें धारा की दिशा ऐसे ही रहेगी, और इसमें नीचे से ऊपर की ओर। तो होगा क्या? ये दोनों तार एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि चीजें समझ में आ जाए। ऐसे था ना, तो इसमें तो ऐसे थी धारा, और इसमें ऐसे विपरीत हो गई ना, तो अब ये क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित, यानी कि ये इधर खिंच जाएगा हल्का सा, और ये इधर खिंच जाएगा। ये हो गया इन दो बातों का। बात समझ में आई क्या? तो ये था हमारा समांतर, दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाला बल। ओके, अब इसी के आधार पर हम एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा भी लिख सकते हैं।
नेक्स्ट डे देखते हैं क्या होती है एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा। वो इसी के आधार पर जो यह निष्कर्ष निकल के आया है उसी के आधार पर दी जाती है। ठीक है।